So far we have discussed that company is compulsory required to file the return, firm is compulsory required to file the return. If a person is having total income before giving effect of chapter 6A deductions or section 54 series exemption exceeding basic exemption limit, then he must file the return. So if you are a resident other than non-ordinary resident, technically ordinary resident, and if you are having an asset located outside India or you are having a signing power outside India, then you have to file the return, or you are a beneficiary of the asset located outside India, including any financial interest, तो आपको रिटर्न भरना पड़ता है. Now next point that we must discuss is the 7th proviso, जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया. मैं आप लोगों को सिंपल सा सवाल पूछता हूं, अगर आप लोगों के पास बहुत सारा ब्लैक मनी आएगा तो आप खर्चा तो करोगे ना यार. खर्चे में क्या क्या आता है आपके माइंड में? इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं. आप खर्चे में क्या क्या करोगे? लाइफ एंजॉय करना है, बोलो क्या करोगे आप? पहले कहां पे जाओगे? घूमने के लिए कहां जाओगे? समझ लो ना, एक 50-60 करोड़ रुपया कमाया आपने ब्लैक मनी, कहां जाओगे अभी? सर पहले सोचने दो, पहले डाइजेस्ट नहीं हो रहा है. तो बाहर जाओगे ना, आउटसाइड इंडिया जाओगे, राइट? फॉरेन टूर पे चले जाओगे. मॉस्को जाएगा तो आउटसाइड इंडिया जाओगे, ठीक है. आपको नहीं लग रहा आप अपने घर पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लोगे? यस. म्यूजिक सिस्टम, टीवी, प्लाज्मा टीवी, ये वो. हाँ, आपके कर्टन भी जो होंगे वो डिजिटल होंगे, आप मोबाइल से अपने कर्टन ऑपरेट कर सकते हो, ऐसे सारी चीजें, मतलब एडवांस. तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा. गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी बिल से भी अभी इनकम टैक्स रिटर्न को लिंक करके रखा है, फॉरेन टूर से भी इनकम टैक्स रिटर्न को लिंक करके रखा है. और ये यूजुअली टैक्स के जो चोर होते हैं ना, वो बिजनेस क्लास से होते हैं, तो उनके करंट अकाउंट में ना पैसे का ट्रांजैक्शन बहुत होता है. जैसे करंट अकाउंट में अगर 1 करोड़ रुपया आता है और करंट अकाउंट से 1 करोड़ रुपया चले जाता है, या पकड़ लो करंट अकाउंट में 1 करोड़ 100 लाख रुपए आया और 99 लाख रुपए चला गया एक्सपेंडिचर में, ठीक है ना, तो उनके पास बचा तो खाली 1 लाख ही. अब 1 लाख के टोटल इनकम के ऊपर तो आप किधर भी फॉल नहीं हो रहे हो ना. आप ना ही कंपनी हो, ना ही फर्म है, ना ही आपका बिजनेस इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, ना ही आपकी फॉरेन में प्रॉपर्टी है. तो आपको नहीं लग रहा जिसके अकाउंट में 1 करोड़ प्लस ट्रांजैक्शन हुआ है, उसको बेचारे, भले उसका प्रॉफिट 1 लाख रुपए का ही है, लेकिन उसको रिटर्न भर के इनकम टैक्स को इंटीमेट तो करना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि 1 करोड़ के ऊपर ट्रांजैक्शन हो गए लेकिन फिर भी 2-3 लाख रुपया कमा नहीं पाया इंसान. थोड़ा सस्पिशियस नहीं लग रहा है आप लोगों को? हाँ. तो उन्होंने बोला भैया अगर आपके करंट अकाउंट में अगर 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट्स के ट्रांजैक्शन हुए रहेंगे तो आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है. अगर आपने फॉरेन टूर ट्रैवल के ऊपर, खाली ट्रैवल के ऊपर खर्चा किया 2 लाख से ज्यादा, तो आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है. अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा आता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है. आपको नहीं लग रहा ये टैक्स के जो इवेडर होते हैं उनको पकड़ने का एक तरीका है? 7th प्रोवाइजो. तो यहां पे वो लिखा गया है, देखो मैंने सारी चीजें बता दी आप लोगों को क्या क्या होता है. देखो कंपनी को, फर्म को मैंडेटरी रिटर्न भरना होता है. बाकी लोगों को अगर टोटल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होगा तो रिटर्न भरना मैंडेटरी होता है. फिर मैंने आपको बताया रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये जो लोग होते हैं अगर वो लोग बेनिफिशियल ओनर होंगे ऑफ एनी असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो रिटर्न भरना मैंडेटरी होता है. या उनके पास साइनिंग पावर होता है तो रिटर्न भरना मैंडेटरी होता है. बेनिफिशियरी भी अगर होगे तभी भी रिटर्न भरना मैंडेटरी होता है. लेकिन अगर सन भी इंडिया में है और उसकी मदर भी इंडिया में है और सन ने रिटर्न भर दिया तो मदर को रिटर्न भरना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि दोनों में से किसी एक ने वो असेट डिक्लेयर कर दिया है. ठीक है, ये सब उन्होंने यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियरी का डेफिनेशन दे दिया है. अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीवाई हो, ठीक है ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सर अगर आपने चैप्टर 6 में कोई डिडक्शन तो नहीं लिया,
तो बिफोर प्रोवाइडिंग चैप्टर 6 से डिडक्शन या 54 सीरीज का एग्जाम्शन, बिफोर प्रोवाइडिंग दिस एग्जाम्शन आपको चेक करना पड़ता है कि सर आपका इनकम टोटल इनकम से अगर ज्यादा होगा, अगर एक्सीड होता होगा बेसिक एग्जाम्शन लिमिट से, तो आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी होगा। उन्होंने फिर यहाँ पे अलग अलग बेसिक एग्जाम्शन लिमिट लिख के दिया इंडिविजुअल का, 2.5 लाख नॉर्मल के लिए, 3 लाख सीनियर सिटीजन के लिए, 5 लाख सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। फिर मैंने बोला सेवेंथ प्रोवाइडो आपको पढ़ना पड़ेगा। सेवेंथ प्रोवाइडो ये रहा सेवेंथ प्रोवाइडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है सेवेंथ प्रोवाइडो। इफ he has deposited an amount aggregate, ठीक है ना, या तो आपने एक सिंगल डिपॉजिट मारा है 1 करोड़ का, या अग्रीगेट डिपॉजिट्स आपके हुए हैं exceeding ₹1 crore in one or more current account maintained with a banking company or cooperative bank, तो सर आपने 1 करोड़ से ज्यादा तो डिपॉजिट मारे, आप तो कितने अमीर होने चाहिए थे, तो आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। He has incurred expenditure or aggregate on exceeding ₹2 lakh on himself or any other person for travel के ऊपर खर्चा किया ही है for the foreign country, तो सर 2 लाख के ऊपर अगर आपने ट्रैवल के ऊपर खर्चा किया होगा तभी भी आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाएगा। और he has incurred expenditure, एक तो एक टाइम पे, या अग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख, 1 लाख से ज्यादा अगर आपने कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अगर खर्चा किया है तो भी आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी कर दिया। तो ये सेवेंथ प्रोवाइडो की बातें भी मैंने आप लोगों को बता दी। चलो ठीक है सर। ड्यू डेट तो आपको पता ही है सर, 31 अक्टूबर होता है किसके लिए, जो एक कंपनी है, क्योंकि कंपनी का तो ऑडिट होना मैंडेटरी है। एनी अदर पर्सन जिसका ऑडिट होना है, या तो इनकम टैक्स एक्ट में या तो किसी और लॉ में अगर आपका ऑडिट होता है तो आपको यही लॉ लगेगा। एनी पार्टनर ऑफ द फर्म, पहले यहाँ पे वर्किंग पार्टनर लिखा था लेकिन अभी उन्होंने सारे पार्टनर कर दिए। मैंने आपको इसका लॉजिक पूछा था, याद आ रहा है? अगर फर्म का ऑडिट होने वाला है तो पार्टनर का भी ड्यू डेट शिफ्ट होगा। हेलो 40B जब मैंने पढ़ाया था आपको ये लॉजिक के साथ बताया था। हाँ, टैक्सेशन ऑफ फर्म। हाँ, टैक्सेशन ऑफ फर्म, पहले अगर फर्म का टैक्स ऑडिट हो रहा है तो पार्टनर का भी ड्यू डेट शिफ्ट होना चाहिए। तो इन्होंने बोला अगर फर्म अगर ऑडिट में है तो उनके जो सारे पार्टनर्स होते हैं, वर्किंग हो स्लीपिंग हो, सारे पार्टनर्स का भी जो ड्यू डेट का रिटर्न है, रिटर्न का ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर हो जाता है। 30 नवंबर उन लोगों के लिए जो लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, जिनको सेक्शन 92E का सीए रिपोर्ट मैंडेटरी होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग का, इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट है। और जो बच गए आम जनता, उनको 31 जुलाई पे भरना पड़ता है। चलो ठीक है। एक एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दिया है, थोड़ा ट्रिकी एग्जांपल है। पारस एज 55 ईयर इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021. Interest 2,88,000 was credited to his non-resident external account with SBI, and 30,000 interest being on fixed deposit of SBI was credited to his saving bank account. He also earned 3,000 as a saving इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। अभी आप लोगों को ये सेक्शन नहीं पता, लेकिन ये सेक्शन है ATTTA। ATTTA करके एक सेक्शन है जहां पे सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट 10,000 तक एग्जम्प्ट हो जाता है या डिडक्ट हो जाता है। तो ये 3,000 रुपया तो वहां पे डिडक्ट हो जाएगा चैप्टर 6A में। बाकी ये 30,000 टैक्सेबल हो जाएगा एज IFOS। लेकिन सुनो, ये जो NRE अकाउंट होता है ये सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट होता है। सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट होता है, मैंने आपको कभी तो बताया था। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट मतलब फॉरेन करेंसी अकाउंट। इंडियन बैंक में अगर आप फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन करते हो एज पर RBI गाइडलाइंस, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स आपका इंटरेस्ट यहाँ पे एग्जम्प्ट कर देता है। अब यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि इसने RBI गाइडलाइंस को कंप्लाई किया है या नहीं किया है। तो इसके दो आंसर बनते हैं। RBI गाइडलाइंस को कंप्लाई किया होगा तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, और अगर ये एग्जम्प्ट हो जाएगा तो इसका इनकम तो खाली 33,000 बन जाएगा। अगर टैक्सेबल इनकम 33,000 होगा तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न मैंडेटरी होगा कि ऑप्शनल होगा? ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल होगा। लेकिन अगर इसने RBI गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया होगा तो ये NRE अकाउंट टैक्सेबल होगा। और अगर ये NRE अकाउंट टैक्सेबल हो जाएगा तो 288 प्लस 33 ये 3,21,000 हो जाता है। अगर 3,21,000 हो गया तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑप्शनल या मैंडेटरी? मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, ये तो यहां पे उन्होंने बात की। What will be your answer if he has incurred 3 lakh rupees on a travel expenditure for self and spouse to US to stay with his married daughter for some time? बोलो 3 लाख रुपया अगर फॉरेन में खर्चा किया तो ऊपर कुछ भी होने दो, 3 लाख रुपया अगर फॉरेन ट्रैवल के ऊपर खर्चा किया तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न इनकम हो या नहीं हो? अभी जल्दी बोलो। मैंडेटरी हो जाएगा क्योंकि ये एक्सीड किया सेवेंथ प्रोवाइडो लग जाएगा ना? नो लिमिट।
Yes. 7 प्रोवाइजो लग गया, यहाँ पे 7 प्रोवाइजो लग गया तो आपको मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे लॉ लिखा है कि सर ये तो 33,000 हो जाता है। सिंस द टोटल इनकम ऑफ पारस फॉर द AY 21-22 बिफोर गिविंग इफेक्ट of deduction under chapter 6A is the less than basic exemption limit, he is not required to file the return। यहाँ पे क्या माना गया है कि ये सर 2,88,000 exempt हो जाएगा, assuming Mr. Paras has permitted by RBI to maintain the offer side of account। चलो ठीक है, अगर पारस को मानते हैं कि ये सर RBI के परमिशन के हिसाब से नहीं है तो फिर इसका टोटल इनकम 3,21,000 हो जाएगा एंड कॉन्सिक्वेंटली ही वुड बी रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न फॉर AY 21-22। ये वाला 7th प्रोवाइडो है। इफ ही हैज इनकर्ड 3 लाख ऑन फॉरेन ट्रैवल फॉर सेल्फ एंड स्पाउस, he has to mandatorily file his return on or before due date under section 139(1). 7th प्रोवाइडो का आप रेफरेंस भी डाल सकते हो। चलो ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि रिटर्न्स टाइम पे भरने होते हैं, टाइम लिमिट भी बता दिया। फिर आपके मन में एक डाउट यह आना चाहिए कि सर अगर रिटर्न टाइम पे नहीं भरा तो, आना चाहिए ना? हाँ, मैं बता रहा हूं कि रिटर्न भरना मैंडेटरी है, वो भी टाइम लिमिट के अंदर भरना मैंडेटरी है। आपके मन में आना चाहिए सर टाइम लिमिट में नहीं भरा तो, या तो भरा ही नहीं या तो डिले भरा तो कुछ नहीं भरने का एक तो रीजन ये होगा कि आपने टैक्स नहीं भरना है। आपको, आप टैक्स नहीं भरोगे तो गवर्नमेंट आपसे 234A में इंटरेस्ट लेगा 1% पर मंथ का। ठीक है ना, इंटरेस्ट लेगा 1% पर मंथ का। जब तक आप टैक्स नहीं पे करोगे तब तक चलता रहेगा ये इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। और दूसरा, क्योंकि तुमने रिटर्न टाइम पे नहीं भरा है, रिटर्न टाइम पे नहीं भरा है तो आपसे लेट फी भी तो लगेगी। ये पेनाल्टी नहीं है, पेनाल्टी आपके सिलेबस में नहीं है, पेनाल्टी फाइनल पे ये फी लग रही है, फी, लेट फी। आप लेट आए हो तो आपकी लेट फी लगेगी। ठीक है ना, वो फी कितनी लगेगी मैं आपको पूछता हूं। आपको पता है बैच में ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं, अभी अपन तो ऑनलाइन पढ़ते, तो ऑनलाइन में तो कुछ समझ में नहीं आता कौन कब आ रहा है कब जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपको पता तो होगा कॉलेज स्कूल में आपने देखा होगा कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लेट कमर्स होते हैं ना। मतलब अगर क्लासेस का टाइमिंग अगर 7 o'clock रखा हुआ है तो कुछ बच्चे 7:30 तक आते हैं, आधा घंटा लेट वगैरह आते हैं। तो कभी कभी फ्रस्ट्रेट होकर हम क्या करते हैं एज ए फैकल्टी, हम उनको लेट फी लगा देते। जो भी लेट आएगा मेरे लेक्चर में 10 मिनट के बाद आएगा, मेरा लेक्चर चालू होने के बाद, उसको 10 रुपए का फी लगेगा। बोलो ये थोड़े बेशरम लोग हैं ना, इनसे थोड़ा फाइन फी लेना चाहिए, राइट? yes, तो इनको लेसन मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम से हमको लेट नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी बेशरम होते हैं जो सोकर, 7 का लेक्चर होता है तो 7:30 बजे तो सोकर उठते हैं, बरोबर? उनकी आंख खुलती है 7:30 हो गया करके। अच्छा 7:30 हो गया करके कुछ जो सीरियस बच्चे होते बिना नहाए वगैरह ऐसे ही बैग उठा के आ जाते हैं क्लास में। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, अरे अभी लेट हो ही गया है, 10 रुपया लगने ही वाला है फाइन, एक काम करता हूं और थोड़ा सो जाता हूं। ऐसा भी होता है कि नहीं? yes, मतलब जब लेट हो ही गया है तो थोड़ा और लेट करते हैं। ठीक है ना, तो जो लेट आते मैं उनको बेशरम बोलता हूं, ठीक है ना, शेमलेस। और जो लेट होने के बाद भी और लेट करते हैं उनको हम सुपर शेमलेस पर्सन बोलते हैं। तो शेमलेस का पेनाल्टी अलग होना चाहिए और सुपर शेमलेस का अलग होना चाहिए। गवर्नमेंट बोलता है जो शेमलेस है, ठीक है ना, उससे 5,000 लो, और जो सुपर शेमलेस है उससे 10,000 लो। ये लगता है सेक्शन 234F में। F stands for fee, F stands for fee, F stands for fee। लेट फाइलिंग फी, जो शेमलेस है उससे 5,000 लो, जो सुपर शेमलेस है उससे 10,000 लो। बोलो आपको थोड़ा तो आइडिया आ रहा है? yes, तो सर शेमलेस किसको बोला जाता है? देखो 31 जुलाई अगर आपका ड्यू डेट था, आपने जुलाई के पहले रिटर्न भरना था, आपने नहीं भरा चलेगा, अगस्त में भर दो, सितंबर में भर दो, अक्टूबर में भर दो, नवंबर में भर दो, भैया दिसंबर में भर दो। इतने पीरियड में आपने भरा, आपने लेट भरा लेकिन आप थोड़े शेमलेस हो तो आपको यहाँ पे 5,000 का पेनाल्टी लगेगा। और अगर भैया अगर आपने 31 दिसंबर तक भी नहीं भरा तो ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? लास्ट ईयर का रिटर्न, मार्च के पहले का रिटर्न तुमने इतने पीरियड में नहीं भरा, रिटर्न ही भरना है खाली आपको। हाँ
और आपको नहीं जमता तो किसी टैक्स कंसल्टेंट को, सीए सीएमए को आपको फाइल देना है, जो 1000 2000 5000 रुपया लेके आपका रिटर्न भरेगा। आपने रिटर्न भरा नहीं है, मतलब आपका इंटेंशन खराब है। 31 दिसंबर के बाद भी अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो यहां पे पेनाल्टी का गियर हो जाता है 10,000। बोलो ये क्लियर है? 31 दिसंबर तक 5,000, 31 दिसंबर के बाद 10,000। ओके, असेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूं मैं ऑब्वियसली। प्रीवियस ईयर तो 31 मार्च पे खत्म हो गया था। बोलो समझा मैंने क्या बोला? ड्यू डेट के बाद अगर आपने भरा तो आपको फी लगेगा ना। दिसंबर तक 5,000, दिसंबर के बाद 10,000। लेकिन मुझे बताओ, ऐसे भी कुछ गरीब असेसी होते हैं जिनका टोटल इनकम 5 लाख से कम होता है, होते हैं ना? यस। टेक्निकली इनको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, टैक्स लगता नहीं। उनको अगर आप 5 और 10,000 रुपया पेनाल्टी लगाओगे तो आपको नहीं लग रहा कुछ ज्यादा हो रहा है, ये अफोर्ड नहीं कर रहे, बेचारे गरीब लोग है यार। 3-4 लाख रुपया इनकम है किसी का साल का, हाँ महीने का 20-25 हजार कमाता है, उसमें का 10,000 तुम फाइन में ले लोगे, उसके पास क्या बच जाएगा? घर कैसे चलाएगा वो? तो गवर्नमेंट को ये कर्टसी है, तो गवर्नमेंट ने बोला भैया अगर आपका टोटल इनकम अगर 5 लाख से ज्यादा कम है ना, तो आप मैक्सिमम फी जो है, मैक्सिमम फी वो 1,000 ही भरोगे। 31 दिसंबर तक भी 1,000, 31 दिसंबर के बाद भी 1,000, क्योंकि आपका टोटल इनकम ही 5 लाख से कम है। तो देखो, पहले तो इंटरेस्ट में अभी यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है ना, लेकिन 1% सिंपल इंटरेस्ट लगता है हमारा। आफ्टर ड्यू डेट ये चालू हो जाता है, अगर आपने ड्यू डेट के पहले अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो, ठीक है। अगर आपने रिटर्न भरा लेट तो जब तक आप रिटर्न भरोगे तब तक ये चलेगा, और अगर आपने रिटर्न भरा ही नहीं तो तब तक, जब तक आपका एओ असेसमेंट कंप्लीट नहीं करता, डिपार्टमेंट जब तक आपका असेसमेंट कंप्लीट नहीं करता तब तक ये इंटरेस्ट चलते रहता है। ऐसी यहाँ पे बातें की गई है, ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो इसको। 234F ये फीस देखो 5,000 अप टू 31 दिसंबर, 10,000 इन एनी अदर केस। लेकिन अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम होगा तो मैक्सिमम पेनाल्टी जो लगती है, फी लगती है, वो 1,000 है। इसके अलावा आपको पेनाल्टी और इंप्रीजमेंट भी हो सकता है रिटर्न नहीं भरने के चक्कर में, लेकिन पेनाल्टी और इंप्रीजमेंट ये दोनों के दोनों पॉइंट आपके फाइनल के सिलेबस में है, इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है। मैंने जितना भी बोला उतना क्लियर है? ठीक है। सीए में इंटर वाले बच्चे प्लीज, मैंने सीए के मॉड्यूल में से पढ़ा दिया अभी फटाफट, आप लोग अपना मॉड्यूल देख लो। मैं आप लोगों को 10 मिनट का टाइम देता हूं। ये देखो 7th प्रोवाइड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहां से आपका मॉड्यूल चालू होता है। ये सब मैंने कंपलसरी पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये देख लो एक बार क्या है मैंडेटरी किसको लगता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मिस्टर एक्स का इनकम 5 लाख है, मैंडेटरी है, हाँ यस है। मिस्टर वाई का इनकम 30,000 है, मैंडेटरी है, जी नहीं, नहीं है। ए लिमिटेड का इनकम 10,000 है, ए लिमिटेड का इनकम 10,000 है, फिर भी मैंडेटरी होगा ना? हाँ। और बी लिमिटेड का तो लॉस है, फिर भी मैंडेटरी। भैया उनको तो मैंडेटरी है ही, उनकी तो बात ही नहीं करनी है। कुछ छोटे मोटे सेक्शंस हैं जो मेरे एंगल से, मेरी पर्सनल ओपिनियन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको मैं एक्सक्लूड भी कर रहा हूं, ठीक है। सर रिटर्न कैसे भरा जा सकता है? पेपर फॉर्म में पहले भरा जाता था, अभी नहीं जाता, अभी इलेक्ट्रॉनिकली जाता है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली जाता है। ये टाइम लिमिट हो गया, ये भी पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को, ये लेट फाइलिंग फी भी पढ़ा दिया, ठीक है। एक हल्का सा गैप लेते हैं और 9:30 को फिर से स्टार्ट करते हैं। गैप ले रहा हूं क्योंकि जो प्रोविजन है, वो मेन प्रोविजन मेरा इस चैप्टर का खत्म हो गया, अब नए प्रोविजन चालू होंगे, तो एक छोटा सा गैप लेके 9:30 को चालू करते हैं। ओके ओके।